हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जरा ये बात करते हैं कि चेक के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि चेक के फीचर्स क्या होते हैं, चेक में ड्रॉयर कौन होता है, चेक में ड्रॉई कौन होता है और चेक में पेई कौन होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहा है कि सर चेक की ना क्रॉसिंग होती है और उसी क्रॉसिंग को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ ए चेक। अब ये क्रॉसिंग ऑफ ए चेक कितने तरह की होती है और कैसे कैसे चेक की क्रॉसिंग की जा सकती है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ सेक्शंस बताने वाला हूं। देखिए जरा, इसके लिए हम 3 सेक्शंस पढ़ने वाले हैं और 4 तरह की क्रॉसिंग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन 123, सेक्शन 124, सेक्शन 130। इन 3 सेक्शंस में हम 3 तरह की क्रॉसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग का नाम है जनरल क्रॉसिंग। और ये जनरल क्रॉसिंग क्या होती है सर? अब देखिए, जनरल क्रॉसिंग की अभी हम लोग बात करते हैं और अब डिस्कस करते हैं कि चेक में इसका क्या रूल होता है। देखिए, अगर चेक में इस तरीके से 2 लाइन बना रखी हो तो उसे हम जनरल क्रॉसिंग कह सकते हैं। यहां मैं नाम लिख रहा हूं। देखिए, इस पार्टनरशिप फर्म को अगर चेक इशू किया गया है और उसका नाम यहां लिख दिया तो ये क्या बन गया? दिस बिकम्स ए जनरल क्रॉसिंग। अब जनरल क्रॉसिंग का मीनिंग क्या हुआ सर? जनरल क्रॉसिंग का मीनिंग बड़ा सिंपल है। नाउ दिस मीन्स कि अगर इस चेक का जो पैसा मिलेगा वो इस फर्म को सिर्फ किसी बैंक अकाउंट के थ्रू मिलेगा, यानी कि अब ये चेक जो है इसका पेमेंट बैंक के काउंटर पे नहीं हो सकता, बल्कि ये जो फर्म है इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब आप ये पूछेंगे कि इस चेक को कौन से बैंक में डिपॉजिट करवाना है? जिस भी बैंक में इस फर्म का अकाउंट हो, उस बैंक अकाउंट में ये फर्म अपने चेक को डिपॉजिट कर सकती है। यानी कि बैंक की कोई लिमिटेशन नहीं है। बस जनरल क्रॉसिंग का मतलब है कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर हो सकता है और इसका पैसा बैंक के काउंटर पे डिलीवर नहीं होगा। अब जरा बात करते हैं सेक्शन 124 में स्पेशल क्रॉसिंग की। और स्पेशल क्रॉसिंग जनरल क्रॉसिंग से किस तरीके से डिफरेंट होता है, अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए जरा, इसे हम कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। और स्पेशल क्रॉसिंग कुछ इस तरीके से होगी। अगर अब चेक पे बैंक का नाम लिख दिया जाए, अगर चेक पे क्रॉसिंग के साथ बैंक का नाम लिख दिया जाए तो उस क्रॉसिंग को हम बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। तो इसमें स्पेशल क्या है सर? इसमें स्पेशल ये है कि अब ये मान लीजिए ये चेक आपने मुझे दिया है और इसमें आपने क्रॉसिंग करके बैंक का नाम लिख दिया। अब मेरा जो बैंक अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट मान लीजिए ICICI में है या HDFC में है और पंजाब नेशनल बैंक में भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये पैसा सिर्फ SBI बैंक में डिपॉजिट हो सकता है। यानी कि इस चेक को मैं डिपॉजिट अगर करवाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ही डिपॉजिट करवा सकता हूं। आप बोलेंगे सर कलेक्टिंग बैंक क्या कोई और बैंक नहीं हो सकता? देखिए, कलेक्टिंग बैंक कौन सा बैंक होता है? कलेक्टिंग बैंक जो मेरे बिहाफ पे उस अमाउंट को कलेक्ट करेगा मेरे लिए। कलेक्टिंग बैंक अगर मेरा अकाउंट ICICI बैंक में है, HDFC बैंक में है, तो भी जो पेमेंट मिलेगा वो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ SBI बैंक को मिल सकता है। तो अब इस चेक को लेकर मैं SBI बैंक के पास में जाऊंगा और SBI बैंक इस अमाउंट को कलेक्ट करेगा और मेरे SBI अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो इस तरह की क्रॉसिंग को हम बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। अब जरा बात करते हैं, तो जनरल क्रॉसिंग की हम लोगों ने बात कर ली, हमने स्पेशल क्रॉसिंग की बात कर ली। अब ये जो थर्ड क्रॉसिंग आती है, इस क्रॉसिंग का नाम है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अब ये नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होती है सर? ये जरा देखते हैं। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में
इस तरीके से क्रॉसिंग करके लिखा होता है नॉट नेगोशिएबल। चेक के ऊपर क्रॉसिंग करके लिख दिया नॉट नेगोशिएबल। तो अब क्या ये नेगोशिएट नहीं हो सकता? अब ये नेगोशिएट हो सकता है, बिल्कुल अब भी ये नेगोशिएट हो सकता है। इसके नेगोशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप इसके नाम को देख के कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको हम फिर भी नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन इस क्रॉसिंग का एक इंपैक्ट पड़ेगा। और वो इंपैक्ट क्या पड़ेगा सर? वो इंपैक्ट ये पड़ेगा कि अब वो चेक जिसको नेगोशिएट किया जाएगा उसका ट्रांसफर बेटर टाइटल नहीं होगा। यानी कि जिसको ट्रांसफर किया गया उसका टाइटल बेटर टाइटल नहीं होगा उस पर्सन से जिसने उसे ट्रांसफर किया है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स का एक एक्सेप्शन है। अगर मैंने नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग करी है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स फ्यूचर में मेरे ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। मुझे होल्डर इन ड्यू कोर्स से प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि जिसने नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग की है उसका टाइटल बेटर होता है आने वाले ट्रांसफरी से। इन 3 क्रॉसिंग्स के अलावा एक और क्रॉसिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जिस क्रॉसिंग के बारे में मैं बात करने वाला हूं, ये क्रॉसिंग इस एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज हमें उसकी बात करनी चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में भी है कि ये क्रॉसिंग कौन सी होती है। जो 4th क्रॉसिंग की मैं बात करने वाला हूं, ये एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं है और उसका कोई भी सेक्शन नहीं है। तो ये क्रॉसिंग कौन सी है? इस क्रॉसिंग का नाम है अकाउंट पेई क्रॉसिंग। अब ये अकाउंट पेई क्रॉसिंग के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा, काफी कुछ देखा भी होगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने भी चेक पे अकाउंट पेई क्रॉसिंग तो जरूर की होगी। तो जिस चेक के ऊपर अकाउंट पेई क्रॉसिंग होती है, दैट मीन्स कि उस चेक का जो पेमेंट है वो उसी पर्सन को मिलेगा जिसका नाम उस चेक पे लिखा हुआ है। यानी कि दिस इज नॉट ए बियरर चेक। जिसका नाम लिखा हुआ है उसके बैंक अकाउंट में ये पैसा डिपॉजिट होगा और उसके बाद वो उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। तो अब आप पूछेंगे सर की कोई लिमिटेशन है कि कौन से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जैसे कि हमने स्पेशल क्रॉसिंग में पढ़ा था। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपने मुझे कोई अकाउंट पे क्रॉसिंग वाला चेक दिया है तो इस चेक को मैं अपने किसी भी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता हूं, लेकिन इस पैसे को मैं बैंक के काउंटर पर जाके कलेक्ट नहीं कर सकता। तो इसी क्रॉसिंग को ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज हमने नाम दे दिया अकाउंट पेई क्रॉसिंग। तो ये हमने कुछ डिस्कशंस किया अबाउट क्रॉसिंग ऑफ ए चेक। अब क्वेश्चन एक और इंटरेस्टिंग मैं आपसे ये पूछता हूं कि चेक के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 138। यस, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि सेक्शन 138 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डिसऑनर होने वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होता। यह सेक्शन 138 सिर्फ और सिर्फ चेक के केस में एप्लीकेबल होता है। ओके सर, और चेक के बारे में और क्या क्या फीचर्स हैं? चेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि चेक की जो मैच्योरिटी डेट होती है दैट इज 3 मंथ्स। यस, पहले ये 6 मंथ्स हुआ करती थी, लेकिन अब ये 3 मंथ्स होती है। तो अगर मैंने चेक पे कोई डेट डाल दी, डेट मेंशन कर दी, तो उस डेट के बाद 3 मंथ्स के बाद वो चेक पेबल नहीं होगा और 3 मंथ्स के अंदर मैं उस चेक को पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर सकता हूं। तो चेक की मैच्योरिटी डेट पहले 6 मंथ्स हुआ करती थी, लेकिन बाद में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे रिड्यूस करके 3 मंथ्स कर दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर एक ट्रेडिशनल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह क्या चेक में भी कोई ग्रे स्टेज का कॉन्सेप्ट होता है? सो द आंसर इज नो। चेक में ग्रे डेज का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। और दूसरी बात, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक हमेशा डिमांड पे पेबल होता है। चेक बियरर को भी पेबल बन सकता है, जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पॉसिबल नहीं है, जो कि प्रॉमिस नोट के केस में पॉसिबल नहीं है। और चेक को भी नेगोशिएट किया जा सकता है। ऑल्दो हम हमारी डेली लाइफ में चेक को नेगोशिएट करते हुए देखते नहीं है, हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं आते, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि चेक को भी नेगोशिएट किया जा सकता है।
एक चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेट्स में ड्रॉ हो सकता है लेकिन चेक सेट्स में ड्रॉ नहीं होता। आप पूछेंगे सेट्स में ड्रॉ होने का मतलब क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक के बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।